हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। आई एम अभिषेक सामल। जैसे कि आपको पता है, हमने पहला जो चैप्टर था हमारा क्लास 10 का, उसका हमने थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है 4 लेक्चर्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट हमने कर दिया है, वहाँ से जाकर आप लेक्चर्स को देख लीजिए। आज हमारा इस टॉपिक का 5th लेक्चर होगा और इसमें हम लोग जो CBSE का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ उन क्वेश्चंस के अराउंड हम देखेंगे कि कौन सा वाला इस साल के लिए प्रोबेबल हो सकता है, वो क्वेश्चन या फिर उसके जैसा कोई और क्वेश्चन, और साथ साथ हम पूरे टॉपिक को रिवाइज भी कर देंगे। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू ही हम ये सब करेंगे। तो आप थोड़ा सा पहले, आपको इसलिए टॉपिक को थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। तो आप अगर नहीं पढ़े हो आप हमारे लेक्चर में जा सकते हो। 4 ही लेक्चर में पूरा टॉपिक हमने अच्छे से ख़त्म कर दिया है। तो आप देख के फिर आप ये वाला आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको यूज़ करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख लिया है पहले से, क्योंकि ये सारे के सारे CBSE के क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सब आए हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे और साथ साथ इनको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके से आसपास के कौन से दूसरे क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, इस बार प्रोबेबल हो सकता है, और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा उस चक्कर में। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, इस पहला क्वेश्चन जो था उसमें 2 रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया था। हमें पूछ रहा था पहले तो इनका केमिकल इक्वेशन लिखो, फिर बताओ ये किस टाइप में जाएंगे। जो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उस पूछ रहे कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, और साथ साथ बोल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन आपने लिखा है उसको बैलेंस करो। तो देखो, प्रोडक्ट आप मत देखो, प्रोडक्ट को आप मत देखो, सिर्फ आप देखो कि क्या क्वेश्चन पूछा है। जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि पूछ सकता है ना आपको, इस बार तो चलो प्रोडक्ट दे दिया है, पूछ सकता है कि जिंक अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप कैसे उसको करोगे सॉल्व। देखो, पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। हमें दिया है जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। आप देखो, आप जानोगे कैसे कि कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पहले वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इन दोनों को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिंक एक मेटल है, जिंक इज अ मेटल, और जो सिल्वर नाइट्रेट हमारा है वो एक सॉल्ट, ये एक मेटल सॉल्ट है। मेटल सॉल्ट, एम सॉल्ट में लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। दिस इज अ मेटल सॉल्ट। आप याद करो कौन से वाले टाइप के रिएक्शन में हमने देखा था कि मेटल और मेटल सॉल्ट का रिएक्शन, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था मेटल और मेटल सॉल्ट का रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और एक चीज़ हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसको आपको अच्छे से, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है उसको आपको थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड आप देखोगे कि क्वेश्चन होगा कि नहीं। जिंक, 2 मेटल्स आप देखो, जिंक एक मेटल और सिल्वर एक मेटल, उन दोनों का पोजीशन क्या था रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको याद होगा। तो जिंक बहुत ऊपर था जिंक, फिर बहुत नीचे हाइड्रोजन था, उसके नीचे कॉपर था, उसके नीचे सिल्वर था, उसके नीचे गोल्ड था, फिर था प्लैटिनम। जिंक बहुत ऊपर था। तो जिंक और जो हमारा सिल्वर है, उन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन सा वाला होता है, जिंक। तो ये वाला हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव। तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको उसके मेटल सॉल्ट से, उसको उसके एक्वस सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस करता है और खुद एक एक्वस सॉल्ट बनाता है जो मोर होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा जिंक पहले तो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और खुद क्या करेगा, खुद यहाँ पे तो नाइट्रेट है ना, खुद एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे सिल्वर को वो डिस्प्लेस कर रहा है, दिस इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, हमारा सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा है, और जिंक क्या कर रहा है, नाइट्रेट के साथ मिलकर अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, आप जिंक, आप सॉलिड, ये वाला तो एक्वस होता है, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर सिल्वर सॉलिड, और ये भी एक्वस बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला किस टाइप का रिएक्शन, देखो ये उसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता चला कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट क्या था उस पर भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो। देखो, जिंक अगर हमारा ए था,
सिल्वर हमारा बी था, नाइट्रेट हमारा सी था, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, बी डिस्प्लेस हो गया और ए एंड सी मिलकर अपना बना लिए, तो एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ। कौन सा वाला डिस्प्लेस हुआ, सिल्वर वाला डिस्प्लेस हुआ। तो ये वाला सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट, सिंपली उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। अब आप इसको बैलेंस करना होता है। देखो मैं बैलेंस सिर्फ 2 ही रिएक्शन करूँगा, बाकी जितने हैं आपको खुद बैलेंस करना होगा, वो आप खुद करना, थोड़ा प्रैक्टिस करो वरना नहीं होगा वहाँ पर आपका, हमारा हमसे तो बन जाएगा। देखो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, क्लियरली इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पर। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट gives rise to silver plus zinc nitrate। मैंने क्या बोला था बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करना, पहले ऑक्सीजन को करना फिर हाइड्रोजन को करना, पहले बाकी सबको लेफ्ट टू राइट आप सॉल्व करते जाओ। पहले जिंक को करो, देखो जिंक और जिंक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एक है, जिंक यहाँ पर एक, उसको छूने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। सिल्वर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, उसके साथ भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नाइट्रेट वाला है ना, ये हमारा, ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखो सिल्वर 2 हो गए, तो सिल्वर को फिर आपको रीबैलेंस करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ पर 2 डालना होगा। तो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या क्या हमने ऐड किया, यहाँ पर सिर्फ एक 2 ऐड किया 2, और यहाँ पर भी हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 ऐड किया। तो ये है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल था, और यहाँ पर आपको पता चला कि किस तरह से इसको बैलेंस करना होता है, रिएक्शन को, इक्वेशन को आपके कैसे लिखना होता है। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था रिएक्टिविटी सीरीज़। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको अच्छे से देखना होता है, क्योंकि फिर आप जानोगे कैसे कि कौन सा वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, वो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ से जानोगे। देखो मैंने आपको और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बताया था, याद कर लेना आप थोड़ा सा, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। आप आयरन को डाल रहे थे कॉपर सल्फेट में, ये वाला ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछ रहा है कि कोई एक रिएक्शन, जितने भी एक्टिविटीज़ दिए हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपसे पूछ रहा है। तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना कि आपने क्या किया था। कॉपर सल्फेट का 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, एक में आपने किया था, एक आयरन नेल को आपने उसमें एक में डुबाया था, दूसरे में कुछ नहीं किया था। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, एक तो आपको मिल रहा था कि ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका कलर थोड़ा लाइट ग्रीन, थोड़ा फेड हो रहा है, और लाइट ग्रीन कलर जैसा कुछ बन रहा है, और वो वाला फेरोसल्फेट बन रहा था, क्योंकि फेरोसल्फेट का कलर क्या होता है, वो होता है ग्रीन। तो ये वाला लाइट ग्रीन बन रहा था, लाइट ग्रीन, और साथ में कॉपर सॉलिड हो रहा था। और ये वाला जो कॉपर होता है वो आकर वो आयरन के ऊपर वो डिपॉजिट हो रहा था। तो कॉपर का जो ब्राउन कलर होता था, जो ब्राउन कलर का हमारा कॉपर होता है, वो आके आयरन नेल पे डिपॉजिट हो रहा था। तो इसलिए आयरन नेल का कलर चेंज हो रहा था। 2 चेंजेस आपको दिख रहे थे, एक तो आयरन नेल का कलर ब्राउन हो रहा था बिकॉज उसके ऊपर आके कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, और जो हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा था। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे ब्लू विट्रोल, क्योंकि उसका कलर होता है ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का होता है, तो इसलिए उसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं। फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रोल बोलते थे, क्योंकि उसका कलर ग्रीन होता है। देखो ठीक है, तो ये वाला एक एग्जांपल था हमारा डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा एग्जांपल हमने दिया था वहाँ पर। और यहाँ पर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको देखना है। आयरन और कॉपर में कौन सा वाला मोर रिएक्टिव होता है, आयरन। कॉपर नीचे होता है आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन खुद बना लेगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, उसके एग्जांपल्स को देखना, और उसमें होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, 1 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टिंग विथ लेड नाइट्रेट। ये तो बहुत बार मैंने इस रिएक्शन को लेक्चर में शायद 4-5 बार मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप इसको क्या करोगे, देखो इसको भी आप कैसे जानोगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे जानोगे। देखो ये एक आयोनिक कंपाउंड है,
दिस इज वन आयोनिक कंपाउंड, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि आयोन्स से फॉर्म होते हैं, K+ और I- आयोन, यहाँ पर Pb+2 लेड+2 और NO3- आयोन से फॉर्म होता है, ये दोनों मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमने किस रिएक्शन में डिस्कस किया था, वो था डबल डिस्प्लेसमेंट। याद करना कि आयोनिक कंपाउंड जब उसके एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो आयोन्स का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आयोन्स का एक्सचेंज होता था और आपको बन के आ रहा था पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये वाला इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये वाला एक येलो प्रेसिपिटेट यानी कि येलो सॉलिड एक बन रहा था जो कि लेड आयोडाइड होता था। आयोन का एक्सचेंज हो रहा है और आप इसको फॉर्मेट से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो। अगर आप ये AB और इसको आप CD ले सकते हो तो आपका ये बन गया AD और BC। तो ये वाला कौन सा एग्जांपल हुआ, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये वाला हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या आपको जानने की जरूरत थी, पहले तो फॉर्मेट, उसका डेफिनेशन क्या था कि आयोनिक कंपाउंड्स अगर वो अपने आयोन्स को इंटरचेंज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाला उसका एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल नीचे भी है और एक एग्जांपल तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का और एग्जांपल हमें नीचे मिलेगा, तो इसको इतना ही हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। और एक एग्जांपल आप जान लो, मैंने आपको बताया था कि NaOH, देखो ये वाला एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है, दिस वन कैन बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन आपके बुक में तो 5 तरह के रिएक्शंस मेंशन है। तो अगर आपको ये वाला रिएक्शन देकर आपको पूछेगा कि कौन सा टाइप का रिएक्शन, आप पहले बताओगे कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका मस्ट, आपको ये पक्का बताना पड़ेगा। फिर अगर आपको मन कर रहा है देन आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इसको डाल सकते हो, लेकिन पहला आपको डबल डिस्प्लेसमेंट ही इसको मेंशन करना होगा बिकॉज बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट दिया है, प्रेसिपिटेशन हमने एक्स्ट्रा बोला था, प्रेसिपिटेशन ऐसा कोई रिएक्शन बुक में नहीं था, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर NaOH एक्वस HCl एक्वस के साथ मिल रहा था, रिएक्शन कर रहा था, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, आयन का एक्सचेंज हो रहा था, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, प्लस इस माइनस के साथ, तो NaCl प्लस ये दोनों मिलकर H2O बना रहे थे, H+ एंड OH- एक्वस। तो ये एक तरह से भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, और इसको आप न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल में भी डाल सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल में भी डाल सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एसिड बेस में। तो ये दोनों खत्म हो गए। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर हम 2-3 रिएक्शंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कॉपर 2 नाइट्रेट, मतलब कि कॉपर 2 नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला होगा, क्योंकि कॉपर 2+ होता है और नाइट्रेट NO3- होता है। जब ये लोग मिलके कंपाउंड बनेंगे तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आपको ये आना चाहिए। जब कॉपर नाइट्रेट, इसका कलर भी उसने मेंशन किया कि ब्लू होता है, वो बोल रहा है कि उसको आप हीट करो, ठीक है, उसको आप हीट करो और आपको मिल रहा है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये वाला होता है और CO, और आपको पता है कि वो ब्लैक होता है, बार बार मैं बोल चुका हूँ। वो बोल रहा है इसके साथ एक ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है और साथ साथ और एक कोई गैस X इवॉल्व हो रहा है जिसका कि कलर ब्राउन होता है, वो ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वो जो ब्राउन कलर का गैस होता है वो कौन सा वाला गैस होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, और इसको बैलेंस अब खुद करना, मैं नहीं करूँगा, मैं बाकी सब आपको बता दे रहा हूँ। आप ये वाला जो एग्जाम्पल है, पहली बात तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलो हम डिस्कस करते हैं। देखो एक कंपाउंड AB टूट रहा है, AB टूट रहा है और मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा है, मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में लेते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन था। अब डिकम्पोजिशन 3 तरह का होता था, याद करो। अगर आप, क्योंकि डिकम्पोजिशन करने के लिए किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता था, ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक थे, याद करो, अच्छे से मैंने समझाया था एंडोथर्मिक के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में हमें पढ़ाया गया था। पहला तो था कि हीट, दूसरा था इलेक्ट्रिक करंट EC,
तीसरा था लाइट। तो अगर हीट के थ्रू किसी को आपको तोड़ रहे हो तो उसको आप बोल रहे होते हो क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हो। अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप किसी को डिकम्पोज कर रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल रहे थे। और अगर लाइट के प्रेजेंस में आप किसी को, सनलाइट या किसी भी तरह के लाइट के प्रेजेंस में आप किसी को डिकम्पोज कर रहे हो तो उसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल रहे थे। 3 तरह के डिकम्पोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बोला था ये जो ट्रायंगल साइन किसका है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपने हीट दिया है, यहाँ पर हमने हीट दिया है, उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में, आप इसको हीट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। देखो थर्मल, तो ये वाला हीट के थ्रू हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये वाला एग्जांपल होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का। मैंने जब पढ़ाया था आपको, मैंने ये एग्जांपल बताया नहीं था, लेकिन इसका एक सिमिलर टाइप का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो कि वो भी एक क्वेश्चन आ चुका है और वो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं वो वाला बता रहा हूँ, फिर आप इसका याद करना। देखो आप खुद याद करो, मेरे बोलने से, आंसर बोलने से पहले आप थोड़ा याद करो। आपने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये होता है लेड नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इसमें क्या होता था, आप इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो लेड, ये वाला लेड ऑक्साइड हो रहा था, ये वाला एक वाइट पाउडर था, याद करो, दिस वन इज वाइट पाउडर, ये वाला येलो एक पाउडर में कन्वर्ट हो रहा था। देखो लेड आयोडाइड या फिर लेड ऑक्साइड, दोनों के दोनों एक येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेड के कोई भी कंपाउंड, आप जो भी आपके 2 रिएक्शंस लेड बेस में है, वो दोनों येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लेड ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा था, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बन रहा था। और आपको याद है ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसका क्वेश्चन में भी आया था कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, वो थोड़ा आप देखना। आप देखोगे कि एक तो येलो सॉलिड में आप इसको टेस्ट ट्यूब में ले रहे थे, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, याद करना। देखो रिवीजन करवा रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आपको याद करने के लिए बोलूँगा। ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेकर आप उसको हीट कर रहे थे, वाइट पाउडर कन्वर्ट हुआ और येलो पाउडर में। और एक चीज़ आप वहाँ पर देखे थे कि एक ब्राउन फ्यूम निकल रहा था। वो ब्राउन फ्यूम किस लिए निकल रहा था, नाइट्रोजन गैस की वजह से। एक ब्राउन कलर का गैस, वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो यहाँ पर भी देखो लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट दोनों सिमिलर तरह के होते हैं, सिर्फ यहाँ पर कॉपर से इसको लेड को आप मतलब रिप्लेस किया है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस वो डेफिनेटली फॉर्म होगा, क्योंकि वो तो नाइट्रेट से फॉर्म हो रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होता है, यहाँ पर भी वो नाइट्रोजन गैस ही फॉर्म होगा। तो आपका जो एक्स जो पूछा गया है कि जो ये जो आइडेंटिफाई एक्स, वो होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर तो टाइप ऑफ रिएक्शन आप देखो क्या होगा। ऑलरेडी तो मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इस बार शायद और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, जो कि और एक एग्जांपल हमने बताया था वहाँ पर, वो था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरोसल्फेट। ये वाला आपको इस साल के लिए थोड़ा एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरोसल्फेट। क्या हो रहा था वहाँ पर, FeSO4 7H2, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा था, आप इसको हीट कर रहे थे। मैं नीचे ऐसे बना रहा हूँ, पहले तो ये सारा जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसको वो रिलीज़ कर रहा था, साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, और ये वाला एनहाइड्रस बन रहा था, ये वाला एनहाइड्रस बन रहा था। फिर आप इसको फर्दर हीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, फेरिक ऑक्साइड बन रहा था, फेरिक ऑक्साइड बन रहा था। और आपको एक 2 गैस फॉर्म हो रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैस फॉर्म हो रहा था, ये वाला सॉलिड। एक बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आपको वहाँ पर फील होता था। वो बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर किस लिए होता था, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा था। तो ये इस साल के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी लेड नाइट्रेट पूछ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, और यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको अच्छे से देखना है कि डिकम्पोजिशन, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में देना पड़ता है वो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये खत्म हो गया। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ क्या रहा है कि सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश
आप उसको सनलाइट में रख रहे हो, सिल्वर क्लोराइड को, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl, सॉलिड को वो बोल रहा है कि आप उसको एक चाइना डिश में रख लो और उसको सनलाइट में दिखाओ, सनलाइट। तो ये वाला कौन सा एग्जांपल होगा? सनलाइट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, किस टाइप का एग्जांपल होगा? ये होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने आपको डिकम्पोजिशन में थोड़ी देर पहले ही बताया था ये सब, कि जब लाइट को यूज़ करते हैं, तो ये वाला फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था। ये तो सिल्वर क्लोराइड था, हमने सिल्वर ब्रोमाइड भी देखा था, इसको भी आप सनलाइट में दिखा सकते हो। प्रोडक्ट क्या बन रहा था? सिल्वर सॉलिड बन रहा था, दोनों केस में सिल्वर सॉलिड बन रहा था, और यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा था, यहाँ पर ब्रोमीन गैस रिलीज हो रहा था। ठीक है, इसका कलर क्या था? इसका कलर था वाइट येलो। जो सिल्वर क्लोराइड हमारा होता है वो वाइट क्रिस्टल होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है हमारा येलो क्रिस्टल्स होते हैं। और दोनों सिल्वर, ये दोनों का कलर सिल्वर होता है, आपने देखा होगा सिल्वर को, दोनों का कलर सिल्वर ही होता है, सिल्वर का कलर तो सिल्वर ही होता है। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन था। और एक मैंने वहाँ पर बताया था आपको जो कि इंपॉर्टेंट था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, उसको आप भी सनलाइट में अगर प्रेजेंट में वो आप उसको दिखा दोगे तो वो वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसीलिए इनको हम कलर्ड बोतल में स्टोर करते थे। ये वाला इंपॉर्टेंट, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई दे आर स्टोर्ड इन कलर बोटल्स, क्योंकि अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में आ जाएंगे तो उनमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इसीलिए उस सनलाइट को हम लोगों को अवॉइड करने के लिए ही हम कलर्ड बोटल्स में उसको रखते थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन आप बोलोगे कि वाइट कलर का जो क्रिस्टल हमने सोडियम क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर का क्रिस्टल लिया था वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका यही था। टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बैलेंस आप खुद करना। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को कर लिया। ये जो 4th वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाउडर आप ले रहे हो जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसको आप एक चाइना डिश में ले रहे हो और उसको आप हीट कर रहे हो। हीट करने से क्या हो रहा है? वो एक ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिश ब्राउन से एक ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो आप क्या करोगे, कॉपर सॉलिड आप ले रहे हो, उसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट का मतलब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हो एटमॉस्फेयर में। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक सब्सटेंस कॉपर का कौन सा होता है? कॉपर ऑक्साइड। ये हम बार बार बोल चुके हैं आपको, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है कॉपर ऑक्साइड, सॉलिड पाउडर बनता है, ये हो रहा है। तो ये पहला था। वो पूछ रहा है कि वाई एंड व्हाट ब्लैक सब्सटेंस इट इज फॉर्मिंग। तो ब्लैक सब्सटेंस कौन सा वाला फॉर्म हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ये जो हीट हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये इसी एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया था, याद करो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। वाई का आंसर यही है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। याद करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करवा रहा हूं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पहले इन दोनों को याद करो, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या था? और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन और बाकी दो क्या हो रहे थे? लॉस। रिडक्शन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बाकी दो क्या हो रहे थे? गेन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ इसको याद रखना, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन होगा ऑक्सीजन का, बाकी दोनों लॉस होंगे। रिडक्शन में क्या होगा? लॉस होगा ऑक्सीजन का, बाकी दोनों गेन करेंगे। तो ये उसका मोटा मोटा यही चीज़ था। फिर उसका क्या क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है वो, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि ये जो
कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर में, हम उसको किस तरह से फिर से हम लोग इसको रेडिश ब्राउन कलर में हम इसको मिलेगा हमें। हम क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग हाइड्रोजन गैस इस पर पास कर रहे थे। एनसीईआरटी का ही पूरा एग्जाम्पल है, ज़्यादा इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बोल रहा हूँ। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करो, क्या होता था, आपको कॉपर सॉलिड मिल जाता था जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और साथ साथ आपको क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस मिलता था। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और देखो ये जो हाइड्रोजन है कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन हुआ यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये इसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को उसने लूज किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर कर ऑक्सीडाइज होकर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, तो ये वाला जो होगा हाइड्रोजन, ये खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन का कारण बन रहा है, तो ये वाला क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देता है कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, थोड़ा मेसी हो गया क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन आपको समझो, फिर से मैं अगर आपको समझाने एक बार दूसरी बार समझा देता हूँ। ये प्रोसेस, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस लेकर कॉपर प्लस वाटर बन गया। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। H2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बार बार इसको मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को आप बोलोगे रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। इस मेथड को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। मतलब कि हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इट इज कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन करवाने के लिए ही हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा कौन सा वाला होगा, ये खुद इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा। और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, उसके वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो खुद रिडक्शन में जाता है, वो खुद रिड्यूस होता है, लेकिन दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करवाता है, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, जो हमने 4th वाले में ऑक्सीडेशन को हमने देखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन का केस देखा था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने और भी कुछ देखा था। हाइड्रोजन के बेस पे भी हमने देखा था कि जब हम H2S को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते थे, तो ये वाला HCl एंड सल्फर सॉलिड बन रहा था, HCl एंड सल्फर बन रहा था। तो यहाँ पर क्या होता था, हमारा जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा था। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन सिर्फ ऑक्सीजन का होता है, बाकी दो
हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन हमारा कन्वर्ट हुआ HCl में। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड खुद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। क्लोरीन क्या हो रहा है, खुद रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल हमने भी देखा था, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये बन रहा था H2Cl2 रिएक्ट करके HCl बन रहा था। तो ये देखो H+ और Cl- इस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर तो इसका पावर 0, इसका भी मतलब चार्ज इसमें 0, इसमें भी 0, यहाँ पर +1 -1। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, H0 से H+1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, बाकी दोनों लॉस करते हैं। और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा, ये भी रिडक्शन होगा। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा वाला एजेंट होगा, ये वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये खुद रिडक्शन हो रहा है तो ये वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो आप ये सब लेक्चर पढ़े हो, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल्स भी मैंने दिया था आपको, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी। याद करना, फिर से उसको जाके अपने अगर नोट्स बनाए हो उसके थ्रू थोड़ा सा उसको अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से उसको दिमाग में बिठाओ, क्योंकि सारे इसमें इस रिएक्शन, इस ये जो चैप्टर है ना, सारे जो केमिकल रिएक्शन जितने भी मैंने आपको बताए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है, कुछ भी बोल देगा, इसका और इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, सब सब आप बताओ। देखो और एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा देख के जाना उसका सेटअप। जो वाटर का आप लोग कर रहे थे ना, मैं आपको थोड़ा सा वो याद भी दिला दे रहा हूँ, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आया है, शायद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का आ जाए। आप क्या कर रहे थे, जब हम वाटर का, जब हम लोग कर रहे थे इसका, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे थे, मैं बस आपको और याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें हो क्या रहा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने जो किया था, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो आपने जो कार्बन के जो मतलब इलेक्ट्रोड आपने डाला था, दोनों से कोई गैस इवॉल्व हो रहा था, और जो वाटर का जो लेवल था इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में वो डिक्रीज हो रहा था। एक में क्या हो रहा था, डबल अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा था, तो उसका मतलब कि वहाँ पर डबल अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिट हो रहा था, और वो वाला गैस हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ही देखो तुम, 2 यहाँ पर उसको बैलेंस करोगे तो 2 यहाँ पर होता है, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। तो जो कम डिक्रीज हो रहा था, जिसमें कम गैस डिपॉजिट हो रहा था, वो गैस ऑक्सीजन था। टेस्ट करने के लिए आप इसको क्या किए थे, एक कैंडल लेके गए थे, ये वाला पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन हमेशा याद रखना पॉपिंग साउंड में जलता है, इट मेक्स अ पॉपिंग साउंड, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है। और ये क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, और जो कैंडल जो जल रहा था उसको सपोर्ट किया, उसका बर्निंग को सपोर्ट किया था, ये याद रखना। हाइड्रोजन किस एंड में आपको डिपॉजिट हो रहा था, हाइड्रोजन कैथोड में डिपॉजिट हो रहा था, ऑक्सीजन एनोड में डिपॉजिट हो रहा था, ये भी याद रखना। और इन सबको मेंशन करना, ये वाला आप थोड़ा देखना, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस साल के लिए। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना उसको। तो चलो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, 4 ऐसे इक्वेशंस दे दिए हैं, केमिकल इक्वेशन, वो पूछ रहा है कि किस तरह के रिएक्शन है, और उसको उसका बैलेंस तो वो कर दिया था, अब इसको सबको आप खुद बैलेंस करना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कौन सा किस टाइप का रिएक्शन होगा। देखो यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, दोनों मिलकर AgCl NaNO3। देखो यहाँ पर तो ये बहुत इजी हो रहा है, आप अगर फॉर्मेट के थ्रू जाओगे तो आप इसको पकड़ लो, AB + CD बन क्या रहा है, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, बन रहा है AC और BD। तो ये वाला कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये वाला
डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है सारे चीज़ स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये थोड़ा, तो ये वाला गया, ये वाला एक्वस नहीं, ये वाला सॉलिड है। देखो ये वाला भी एक प्रेसिपिटेशन बनता है जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो एक प्रेसिपिटेशन बनता है, वाइट प्रेसिपिटेशन। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन पहले आप डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना, फिर आपको मन करेगा तो आप लिख लो प्रेसिपिटेशन। और एक चीज़ फिर से याद दिला रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में अपना जो आयोन्स है उनको इंटरचेंज करके वो फॉर्म करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें या तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो कि या तो प्रेसिपिटेट हो जाता है या फिर कोई गैस फॉर्म होता है। तो अब देखो सेकेंड वाला, उसको देख लो, CaO H2O COH का होल 2। तो ये देखो पहली बात तो इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ आपको, CaOH का होल ट्वाइस याद करो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा स्लैग लाइम। और ये एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पर हीट रिलीज होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हमारे लिए है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, A B मिलकर AB बना रहे हैं, तो ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला टाइप जो हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो रहे थे, और सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहे थे वो एंडोथर्मिक हो रहे थे, वो तो आपको मैंने अभी बताया है। सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, क्यों, क्योंकि एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, स्टेबलाइजेशन के लिए, कोई भी कंपाउंड स्टेबलाइज होने के लिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना एनर्जी रिलीज कर देता है, तो अपना एनर्जी खुद का कमाने के लिए वो रिलीज कर देता है। तो इसीलिए सारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ये वाला भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो जो थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है KClO3, यहाँ पर हीट हमें देना पड़ रहा है, KCl और O2 हीट देना पड़ रहा है पार। इसको मैंने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है, ये आप जान सकते हो कि ये वाला थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं अभी इसको और डिस्कस नहीं करूँगा। फिर देखो ये वाला हमारा दिया है, इसको भी हमने कर लिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट ये बना रहा है। ऑब्वियसली ABCBAC डिस्प्लेस हो रहा है B, तो ये वाला किसका एग्जाम्पल था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। क्यों ऐसा, जिंक कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, फिर से रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, जिंक मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, जिंक बहुत ऊपर प्रेजेंट होता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है, ये बहुत ऊपर प्रेजेंट होता है, तो जिंक हमारा मोर रिएक्टिव बन जाता है। क्योंकि जब आप डाउन द उस लिस्ट में जब नीचे आओगे तो आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज करता जाएगा, जो सबसे ऊपर था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, जो सबसे नीचे था वो सबसे कम रिएक्टिव था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। तो देखो ये वाला जो उसका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये वाला था, ये वाला तो हमारा पहला पार्ट था 5 नंबर का, ये वाला हमारा सेकंड पार्ट था। वो बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, उसने उसका प्रोडक्ट भी बता दिया था, वो पूछ रहा था इसका आप केमिकल इक्वेशन लिख के बता दो, इतना ही पूछ रहा था। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस क्या प्रोडक्ट बनाएगा। देखो ये वाला एक्वस, ये वाला एक्वस, आपको पता चल चुका होगा दोनों आयोनिक कंपाउंड से, दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड से इंटरचेंज करेंगे अपना जो आयन्स को, वो इंटरचेंज करेंगे। ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में पूछेगा तो ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल है BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस। इसको अगर डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट और साथ साथ AlCl3 एक्वस, ये वाला सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका रिएक्शन, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है।
तो देखो, अब हमने जितने भी एग्जांपल्स लास्ट ईयर आए थे और जो जो इस साल के लिए प्रोबेबल थे उसको हमने देखा, और उसके अराउंड थोड़ा टॉपिक को हमने मतलब याद करवाया आपको। मैं फिर से आपको पूरा टॉपिक पहले से लास्ट तक थोड़ा सा 2 मिनट में उसका एक ब्रीफ दे रहा हूँ। देखो, पहले लेक्चर में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके लिए बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ा था, चेंजेस के बारे में पढ़ा था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसको देख लिया था हमने। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, कैसे चेंज ऑफ कलर, टेम्परेचर का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, कैसे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, ये सब आपने देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, केमिकल इक्वेशन इट हैज़ टू बी अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, और उसमें आपको उसका फिजिकल स्टेट आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पहले लेक्चर से भी क्वेश्चन था, लेड नाइट्रेट वगैरह जो एग्जांपल थे लेड आयोडाइड का, वो पहला लेक्चर का एग्जांपल था, पहले लेक्चर से भी क्वेश्चन है। सेकंड लेक्चर से तो हर क्वेश्चन में मतलब उसका यूज़ होता है, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो तो हर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसको बैलेंस करो। सेकंड लेक्चर से भी क्वेश्चन था। थर्ड में क्या पढ़े थे हमने, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और 2 तरह का पढ़ा था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन 3 तरह का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि उसमें हीट को यूज़ करते हैं एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड में हम लोग देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते थे। लास्ट में फोटोलाइसिस, फोटो मतलब सनलाइट को यूज़ करते थे, उससे भी क्वेश्चन आए। सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड लेक्चर। और जो फोर्थ लेक्चर था वो ये वाला था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, क्या क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। कोरोजन तो मेटल्स में हम लोग मेटल नॉन मेटल में अच्छे से देखेंगे, तो इसलिए कोरोजन से जो क्वेश्चन आएगा वो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन को वहाँ पर हमें पढ़ना है। तो मोटा मोटा आप देखो, सारे जो लेक्चर से सब इम्पोर्टेंट हो रहा है, सब में क्वेश्चन आ रहा है, हर लेक्चर से क्वेश्चन आ रहा है। मोस्टली आपको इस टॉपिक में क्या फोकस करना है, सारे केमिकल रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए सारे, और उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप, क्योंकि पूछ रहा है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करो, जो कि लेड नाइट्रेट में पूछा था, जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट उसमें पूछा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसी हिसाब से कोई भी आपको पूछ लेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा मैंने आपको बताया उसका पूछ लेगा, फेरस सल्फेट का पूछ लेगा, जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ऑलरेडी दिया गया है आपके इस टॉपिक में, उनको अच्छे से देख लेना। कैसे बैलेंस करना है उसको देखना, और वहाँ पर एक मैंने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको भी देखना, कैसे बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल। मैंने किसी को बैलेंस इसीलिए नहीं किया कि आप खुद थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि मैं कर दूंगा आपके लिए दिक्कत होगा, वहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर दिक्कत होगा। तो प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम इतना तो कर लो जितने आपके मतलब एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शंस पहले टॉपिक है, सबको बैलेंस कर दो। फिर थर्ड लेक्चर खत्म हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इनको थोड़ा सा आप देख लो। 4 घंटे के अराउंड हमने पूरा टॉपिक को ख़त्म किया है लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है उसको देखो पहले, फिर आप इसको देखोगे तो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, और इसको आप एग्ज़ाम के बहुत पास जाकर देखना, तो ताकि आपका जो रिवीजन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक पे। सो थैंक यू, मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, थोड़ा कमेंट करो, अब मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। और इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए इस टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस वीडियो पे भी काम करूँगा, और आपने बहुत जल्दी मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपको उसके लिए बताना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा बताओ कि किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए। सो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।